हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को जो यौगिक होते हैं उसको बनाने की विधि, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको बनाने की विधि और उनका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, यह सब पढ़ना है। तो इस तरह से, और इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे तत्वों का नामकरण, नहीं, यौगिकों का नामकरण करने के लिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण करने का नियम पढ़े थे। और जितने भी कार्बनिक यौगिक में ग्रुप थे उनको पढ़ाया गया था। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधि और उनके भौतिक और रासायनिक गुण। तो यहाँ पर जो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का शुरू करते हैं। एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड क्या होता है वह बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र में यह CH3COOH, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर COOH है, COOH है, यानी कि क्रियात्मक समूह क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। COOH से क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और उसमें अनुलग्न क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? 8 IPAC नाम, यहाँ पे IUPAC नाम अगर देखेंगे, IPAC नाम, तो यह हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से, और साधारण नाम यानी कि व्यापारिक नाम देखेंगे। व्यापारिक नाम एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोलेंगे इसको। और यह एसिटिक अम्ल वह सिरके से प्राप्त किया जाता है। सिरके में इसकी मात्रा अधिकतम पाई जाती है। और सिरके का जो किण्वन किया जाता है, तो किण्वन करने पर वह यह एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले या तो इस तरह से लिखा रहेगा या तो इस तरह से लिखा रहेगा। तो यहाँ पे यह पूरा ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 8 हो जाएगा। और COOH से क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न जोड़ेंगे ओइक अम्ल, तो यहाँ पर क्या नाम पड़ेगा? एथेनोइक अम्ल। और बनाने की विधियाँ, तो बनाने की विधियाँ में तो चित्र है नहीं। इसमें पहली विधि है क्विक विनेगर विधि। विनेगर
क्विक विनेगर विधि या किण्वन विधि होता है। किण्वन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। तो इस क्विक विनेगर विधि सबसे पुरानी विधि होती है यानी, और इसमें क्या होता है कि जो पुराना सिरका होता है, पुराने सिरके में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु। माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु क्या होता है कि वह एथिल अल्कोहल को, माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से अपक्रिया कराते हैं, यानी कि वायु से अपक्रिया कराते हैं, तो वह एथिल अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत करता है किसमें, एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। इस तरह से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो C2H5 होता है जिसको शराब बोलते हैं, यह ऑक्सीजन वायु यहाँ पर माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु, माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु होता है जो कि इस एथिल अल्कोहल को वायु द्वारा ऑक्सीकृत कर देता है और यह बनाता है CH3COOH प्लस क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो यह एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह होगा एथिल अल्कोहल, तो यहाँ पर माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु होता है जो कि एथिल अल्कोहल का वायु की उपस्थिति में किण्वन करता है। किण्वन मतलब कि हो जाता है कि यानी कि जब सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा बड़े अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो इसमें सूक्ष्म जीवाणु क्या है, माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु होता है जो कि एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कर देता है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। इसलिए और यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 5 एक 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 3 एक 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल रहा है और 1 ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यह माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइकोडर्मा एस्टी सिरके में उपस्थित माइकोडर्मा एस्टी जीवाणु की उपस्थिति, माइकोडर्मा जीवाणु की उपस्थिति में
एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल वायु द्वारा ऑक्सीकृत होगा, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, तो ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल देता है, एसिटिक अम्ल देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सिरके में उपस्थित जो माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है वह एथिल अल्कोहल को वायु द्वारा ऑक्सीकृत कर देता है और अब एसिटिक अम्ल देता है। तो इस प्रकार यह बनाने की विधि हो गई। अब पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, भौतिक गुण में देखेंगे। भौतिक गुण मतलब कि जो यानी कि कह सकते हैं कि जिसको स्पर्श किया जाए या ज्ञानेंद्रियों द्वारा बताया जा सके, उसका आकार गुण जो बाहरी आवरण है उसके बारे में बताया जा सके, उसे क्या कहते हैं भौतिक गुण। जैसे अगर नमक ले लिया जाए तो नमक को देख कर लो, या सीधे सीधे ईंट को अगर देख कहा जाए तो ईंट को बता सकते हैं कि यह ठोस होता है, देखकर बता सकते हैं कि यह ठोस होता है और इसका आकार क्या होता है, घनाकार होता है, इसमें कितने कोर होते हैं, कितने फलक होते हैं, सबको बताया जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यह भौतिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण में क्या होता है कि यह जो एसिटिक अम्ल होता है यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होता है, यानी कि थोड़ा सा वह सूंघने पर अजीब महसूस होता है। तो यहाँ पर होता है कि यह रंगहीन होता है, यानी कि पानी के कलर का होता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त, तीक्ष्ण गंध युक्त, तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होता है, द्रव होता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होता है। दूसरा, यह संक्षारक द्रव है, यह संक्षारक द्रव होता है। यह संक्षारक द्रव मतलब कि संक्षारक मतलब होता है कि अगर हाथ पे गिर जाए या शरीर पे गिर जाए तो वहाँ पर क्या होता है, जला देता है और फफोले पड़ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर वह घाव बना देता है। तो यह एसिटिक अम्ल क्या होता है, संक्षारक द्रव होता है। तीसरा है, यह जल में भी घुल जाता है और अल्कोहल में भी घुल जाता है और ईथर में भी घुल जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यह जल, अल्कोहल तथा ईथर में भी घुल जाता है या विलय हो जाता है, घुल जाता है।
यानी कि यह जल अल्कोहल ईथर में भी क्या होता है, विलय होता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। यह भौतिक गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण पढ़ेंगे तो भौतिक गुण में पहला है अम्लीय प्रकृति। अरे रासायनिक गुण में पहला है अम्लीय प्रकृति। रासायनिक गुण मतलब कि इसका जो आंतरिक परिवर्तन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो यानी कि रासायनिक संगठन और उसकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में जो एसिटिक अम्ल होता है यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्लीय प्रकृति में क्या होता है कि अम्ल के बारे में बताया जाए। तो अम्ल क्या होता है कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो किसी जलीय विलयन में क्या हो, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो जो एसिटिक अम्ल होता है वह भी हाइड्रोजन देता है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं CH3COOH। यह टूटेगा तो यह बनाएगा, अगर एसिटिक अम्ल को जल में घोल देते या किसी विलायक में घोल देते हैं तो वह क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो यहाँ पे CH3COO- प्लस यहाँ पे क्या बनेगा H प्लस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। तो यानी कि हाइड्रोजन त्याग रहा है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन को त्यागता है, इसलिए यह क्या करता है, अम्ल होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अम्लीय प्रकृति के लिए या तो किसी अम्ल क्षार से अपक्रिया करा दें, तो वहाँ पर देखते हैं कि अगर अब लवण और जल बनता है तो वहाँ पर क्या आता है, अम्लीय प्रकृति होती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए सोडियम धातु से या किसी सक्रिय धातु से किसी अम्ल की अपक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और लवण बनता है। तो इस प्रकृति को भी क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा CH3COOH प्लस Na, यह बनाएगा CH3COONA प्लस H2। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से मुक्त हो जाएगा। यह H प्लस टूटा है ना, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यह यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर H2 यानी कि जब कोई भी अम्ल किसी सक्रिय धातु से अपक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और लवण बनाता है। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल सक्रिय धातु जैसे सोडियम
पोटेशियम आदि से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और लवण बनाता हूँ। तो इस तरह से दूसरा गुण देखेंगे, क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया क्षारों से अभिक्रिया में देखेंगे तो कोई भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो वह हमेशा लवण और जल देता है। कोई भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो वह लवण और जल देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH प्लस कोई भी क्षार ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इससे अभिक्रिया कराते हैं। ये क्षार है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसको बोलते हैं। तो यह क्या होगा? क्षार होगा। क्षार मतलब कि जिसमें हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया करता, तो अभिक्रिया करने पर क्या होता है कि तब यह बनता है CH3COONA प्लस CH2O। एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH प्लस KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है CH3COO K प्लस CH2O बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट और यह हो जाएगा सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसिटेट, यहाँ पर यह बनेगा Na प्लस और OH माइनस, यह बनेगा CH3COO माइनस प्लस CH प्लस बनेगा। तो यहाँ पर यह H प्लस CH2O OH के साथ H2O बना लेता है और यहाँ पर यह जुड़ जाता है यहाँ पर आके, तो यह CH3COONA बनाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं यानी कि एसिटिक अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण और
जल देता है, जल देता है। अगला पॉइंट यहाँ पर कर सकते हैं, तीसरा होगा धातु कार्बोनेटों, धातु कार्बोनेटों, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया, से अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया में देखेंगे यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, अगर धातु कार्बोनेट में ले लेंगे तो यहाँ पर धातु कार्बोनेटों में Na2CO3 से अभिक्रिया कराई जाती है तो यह बनता है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलती है। तो यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है तो यहाँ पर अब सोडियम एस्टेट यानी क्लोर बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह Na आ जाएगा यहाँ पर और यह H, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेता है और यहाँ पर 2 CO2 बचता है, 2 ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CO2। और यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH प्लस अगर कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे तो यहाँ पर बनता है CH3COO का ट्वाइस Ca प्लस H2O बनता है प्लस CO2। तो यानी कि अम्ल की किसी भी यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि एसिटिक अम्ल की कैल्शियम किसी भी धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे लौह बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल की एसिटिक अम्ल की किसी धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया कराने पर
अब क्रिया कराने पर लवण व जल बनता है और CO2 गैस मुक्त होता है CO2 गैस मुक्त होता है। पच्चीस 35 चौथा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या होता है कि एस्टरीकरण में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अपक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर लवण और जल प्राप्त होता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो इसमें एस्टर बनता है तो एस्टर का बनना क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH। इसका सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अपक्रिया कराते हैं या एथिल अल्कोहल से अपक्रिया कराते हैं तो यह बनता है CH3COO C2H5 बनता है। तो और जल बनता है। तो यहाँ पर यह क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर बनता है क्योंकि COO है तो यहाँ पर एस्टर बन रहा है। तो एस्टर का बनना क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अपक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। तो यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। यह अपक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो बाकी का हेडिंग अगले वीडियो में। और इस प्रकार से आप लोग जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए को इसका नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि साथ साथ में नोट्स भी दे रहा हूँ। थैंक यू।